तो चलेंगे, आज का जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो है एनिमल किंगडम से रिलेटेड और इसी के क्वेश्चनर्स आज हम डील करेंगे। चलिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे खुद भी और साथ साथ मैं अभी खुद भी आपको बताता चलूंगा। चलिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रू सिलोमेट विद बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो आपको जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से आपको ये ढूंढना है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो आपके पास सिलोमिक भी है और साथ में बायलेटरली सिमेट्रिकल भी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, फर्स्ट इज अडल्ट इकाइनोडर्म्स, सेकंड आपके पास एस्कल हेलमिंथा, सेकंड आपके पास प्लेटीहेलमिंथा एंड फोर्थ इज द एनेलिडा। तो आप में से स्पेसिफिकली कौन आंसर बताएगा? चलेगा, क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन कहा था हमने कि सिलोमिक ऑर्गेनिज्म और बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म ढूंढना है, ये कौन सा है? तो चलिएगा एक एक कर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, सबसे पहला है आपके पास अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स के बारे में। देखिए, जो अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स होते हैं वो होते तो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन कौन? वो है सिर्फ इनके लार्वा। लेकिन अगर हम अडल्ट के बारे में बात करें, इनके जो अडल्ट्स होते हैं वो आपके पास बाइरेडियली या रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो मीन भाई ये वाली ऑप्शन तो निग्लेक्ट हो गई। सेकंड ऑप्शन देते हैं, दैट इज द एस्कल हेलमिंथा के बारे में। देखिए, एस्कल हेलमिंथा आपके पास बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन आपके पास ये सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है, सूडो सिलोमिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन बाय एक तरह से ट्रू सिलोम नहीं है प्रेजेंट, फॉल्स सिलोम होती है। थर्ड है आपके पास प्लेटीहेलमिंथा। अब प्लेटीहेलमिंथा आपके पास में कैसे ऑर्गेनिज्म है? एसिलोमिक। कैसे ऑर्गेनिज्म? एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है, प्लस दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। अब आपके पास आती है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सिलोमिक ऑर्गेनिज्म प्लस बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में बताना था। ठीक है, तो यहां पर तो आपके पास अडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल है, यहां देखो आपके पास सूडो सिलोमिक हो गया, सिलोमिक नहीं है। यहां पर बायलेटरी और एसिलोमिक है। अब लास्ट आपके पास एनेलिड से, तो एनेलिड को अगर आप देखेंगे तो ये शाइजोसिलोमिक होते हैं, दैट इज ट्रू सिलोम है। शाइजोसिलोमिक या सिलोमिक, कुछ भी वर्ड यूज कर लो आप, प्लस बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया ये किस तरह से हमने किया? तो आंसर डी रहेगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आपको ये ढूंढना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके पास में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहली बात कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होंगे। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए हम स्पेसिफिक क्या चीज बोलते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आपके पास 3 तरह की लेयर मिलती है। ठीक है, एक्टोडर्म भी मिलेगी, मीजोडर्म भी मिलेगी और एंडोडर्म भी मिलेगी। तो ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही मिले, सिर्फ यही 2 चीजें मिलेंगी, तो इनको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? वो ऑर्गेनिज्म बताओ जो आपके पास में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखिए, तो शुरुआत में जब आप नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो आपके पास पोरिफेरन्स आते हैं, चाहे वो आपके पास सिलेंट्रेट आए, टीनोफोर आए, ये आपके पास सभी के सभी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जैसे यहां पर देखिएगा, आपके पास पहला ऑप्शन दिया है, दैट इज फ्लैटवर्म्स के बारे में। फ्लैटवर्म्स आर प्लेटीहेलमिंथा। ये क्या है जी? दीज आर दी प्लेटीहेलमिंथा है। सेकंड ऑप्शन है स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस बेसिकली पोरिफेरन्स होते हैं, दैट इज द फर्स्ट फाइलम। उसके बाद टीनोफोर आती है। उसके बाद थर्ड यहां देखिए कोरल्स के बारे में बात की है, ये सिलेंट्रेट है। सिलेंट्रेट्स को हम कोरल के नाम से जानते हैं। तो देखो, पोरिफेरा, टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेट, ये आपके पास डिप्लोब्लास्टिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बच गई, दैट इज प्लेटीहेलमिंथा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक
ऑर्गेनिज्म है, दीज आर दी फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, और ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर पूरी तरह से सही रहेगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर को देखते हैं। देखिए, which one of the following statement about certain given animals are correct, ठीक है जी, या is correct है। which one of the following, जो भी आपके पास ये स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी, इनमें से आपको एक स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है उसको ढूंढना है। तो चलिएगा, ये 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है द राउंड वर्म्स आर सूडोसिलोमेट। देखिए, राउंड वर्म्स क्या होते हैं? दीज आर दी एस्कल हेलमिंथा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको बेसिकली राउंड नजर आता है, ठीक है। सेकंड आते हैं, मोलस्क आर बेसिकली एसिलोमेट। देखिए, एसिलोमेट आपके पास जो कैटेगरी है वो सिर्फ आपके पास आती है, दैट इज पोरीफेरेंस की, ठीक है जी। और सेकंड आती है आपके पास सीलेंट्रेट की, और तीसरी आती है आपके पास टीनोफोरा की। ये आपके पास एसिलोमिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिलोम बिल्कुल नहीं है। और आपके पास नेक्स्ट आते हैं, दैट इज प्लेटीहेल्मिंथा। प्लेटीहेल्मिंथा, इनमें आपको सिलोम बिल्कुल नहीं नजर आती है। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं एस्कल हेल्मिंथा इसके बाद में, तो एस्कल हेल्मिंथा में थोड़ा बहुत सिलोम आपको नजर आना शुरू हुआ था, लेकिन वो मीजोडर्म से डिराइव नहीं था। इसीलिए आपके पास एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज सूडोसिलोम है उनमें, और इन ऑर्गेनिज्म को हम सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो देखिए जरा, पहली ऑप्शन आपके पास में क्या थी? जो राउंड वर्म्स होते हैं वहां पर लिखा गया था वो सूडोसिलोम, बिल्कुल सही है, क्योंकि राउंड वर्म्स को एस्कल हेल्मिंथा कहते हैं, और वही आपके पास सूडोसिलोमिक है। मैंने अभी भी आपको ये चीज बताई। अब देखिए और ऑप्शन को देख लेते हैं। एनिलीड्स आर सूडोसिलोमेट, ये तो बिल्कुल गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि एनिलीड्स के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनमें ट्रू सिलोम मिलती है, जिसको हम शाइजोसिलोम बोलते हैं, क्योंकि वो आपके पास मेनली डिराइव होती है मीजोडर्म से। लास्ट ऑप्शन देखिएगा, फ्लैट वर्म्स आर सिलोमेट। देखिए, फ्लैट वर्म्स तो अभी अभी मैंने आपको बताया यहां पर कि फ्लैट वर्म बेसिकली क्या है? ए सिलोमिक ऑर्गेनिज्म है। तो मीन बाय ऑप्शन नंबर आपके पास जो फर्स्ट है वो टोटली करेक्ट है, यही इसका आंसर रहेगा। क्लियर? चलिएगा एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट था। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मैच द फॉलोइंग आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहां पर दे रखी है, आपको मैच करना है, बस सिंपल है, ठीक है। तो ये आपके पास यहां पर और ये यहां पर देखिए, और ऑप्शन आपके पास सामने लिखे हैं। इस वाले कॉलम में पहला आपके पास फाइजेलिया, ठीक है, सेकंड आपके पास आती है लिमुलस, थर्ड है एनकाइलोस्टोमा, फोर्थ है पिंकटेडा, ठीक है। और इस साइड की ओर को लिखा है, दैट इज द फर्स्ट में पर्ल ऑयस्टर, सेकंड आपके पास पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, थर्ड है आपके पास लिविंग फॉसिल, और फोर्थ है आपके हुकवर्म। देखिए, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो कोशिश ये करिए जो आपके पास पहला आपके पास यहां पर लिखा हो या आखिरी लिखा हो, हमेशा पहले उसको मैच करिए कि कोई एक उनमें से मैच हो जाए। देखिए जैसे फाइजेलिया, तो फाइजेलिया को आपके पास बेसिकली पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ये फाइजेलिया कहां पर पढ़ते हैं हम? एग्जाम्पल है ये आपके पास सिलेंट्रेटा का। किसका एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेट्स में आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर ढूंढने की कोशिश करिए कि ए वाली ऑप्शन जो है वो 2 के साथ में आपके पास पेयर कर जाए। तो देखिए, एक ऑप्शन तो ये रही जो 2 के साथ पेयर हो गई, तो ये वाली ऑप्शन तो पेयर नहीं हुई, ठीक है। ये वाली ऑप्शन भी पेयर नहीं हुई, अब ये वाली ऑप्शन पेयर हुई। मीन बाय आंसर या तो ए रहेगा या तो डी रहेगा। अब आपको सेकंड काम क्या करना है? फोर्थ वाली ऑप्शन पेयर करने के लिए जाना है। पहली और फोर्थ को ऑप्शन को पेयर करने के लिए जाइए, हमेशा आपको आंसर मिल जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट है आपके पास में पिंकटेडा। क्या है? पिंकटेडा। देखिए, पिंकटेडा जो है वो बेसिकली आपके पास में जो पर्ल्स होते हैं उन पर्ल्स को बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो आपके पास यहां पर है, दैट इज द पर्ल ऑयस्टर। इसको किस नाम से जाना जाता है? पर्ल ऑयस्टर के नाम। मीन बाय ऑयस्टर जो बेसिकली पर्ल की फॉर्मेशन कर सकता है उसको पर्ल ऑयस्टर या पिंकटेडा वल्गैरिस कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ढूंढना गया डी जो है वो फर्स्ट वाली ऑप्शन के साथ में मैच कर गया। अब देखो जरा यहां पर इस वाले में डी जो है वो आपके पास फोर्थ के साथ मैच किया गया, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो गई। अब यहां देखो जरा, डी जो है वो आपके पास फर्स्ट वाली के साथ मैच हो गया, मीन बाय ये वाला टोटली आपके पास
करेक्ट है। देखिए नाम भी आए तो हमेशा कोशिश ये करेंगे फर्स्ट और फोर्थ वाली ऑप्शन को आप किसी तरह से मैच कर पाए। तो देखिए ए जो है वो आपके पास 4 से मैच कर जाएगी। लिमलेस बेसिकली आपके पास आर्थ्रोपोडा में आपको मिलती है, ये एक लिविंग टाइप की फॉसिल होती है, तो आपके पास बी जो है वो थर्ड वाली ऑप्शन के साथ चली जाएगी। उसके बाद एनकाइलोस्टोमा आती है, दैट इज एस्केल हेलमिंथा में, वो बेसिकली हुक वर्म के नाम से जानी जाती है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे पेपर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन ज्यादातर इस चैप्टर से मिल सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से स्पेसिफिकली एनिमल किंगडम से जो आपके पास एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं विद देयर कॉमन नेम, अगर आपको याद नहीं होंगे तो मेरी बात याद रखिएगा, इस चैप्टर से आते तो 1 से 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन बीइंग स्पेसिफिक जो इसके एग्जांपल्स होंगे आपको वहीं से ही क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए एवरी ईयर रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं होता इस चैप्टर से, क्योंकि पूछते ही 1 या 2 क्वेश्चन है, तो रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहां पर आपको नया ही क्वेश्चन मिलेगा एवरी टाइम। चलिएगा यहां देख लीजिए, जैसे कि 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। अब मेटामेरिज्म क्या है, देखिए मेटामेरिज्म होता है जो आपके पास में बॉडी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दी गई है, चाहे वो इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड की है चाहे वो एक्सटर्नली। लेकिन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सेगमेंट में ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नेचर ने डिवाइड कर दिया है तो उसको मेटामेरिज्म कहा जाता है। अब देखिए मेटामेरिज्म इज अ स्पेसिफिक फीचर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज रिलेटेड टू एनालिडा। देखिए अब मान लीजिए यहां ऑप्शन ढूंढने को चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पहली ऑप्शन में आपके पास एनालिड्स तो कहीं नहीं लिखा है, तो आप मान के चलो कि ये वाली ऑप्शन तो आपके पास निगलेक्ट हो गई। अब सेकंड ऑप्शन में देख लेते हैं, यहां भी कहीं पर भी एनालिडा नहीं लिखा है, तो ये भी ऑप्शन निगलेक्ट हो गई। अब थर्ड देखिए, थर्ड ऑप्शन में आपके पास में एनालिड लिखा है और फोर्थ ऑप्शन में भी एनालिड लिखा है। मीन भाई या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, दो में से एक ही आंसर है। अब चलेंगे और थोड़ा सा इंटरनली, देखिए इकाइनोडर्मेट्स आपके पास अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद कर लें जी, ये इकाइनोडर्मेट एक अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। अब आपको आंसर क्या मिला, देखिए आंसर ये मिला कि एनालिड्स और बेसिकली आपके आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये दोनों के दोनों आपके पास सेगमेंटेड या मेटामेरिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब चलिए अगर आर्थ्रोपोडा में आपने इंसेक्टा पढ़ा होगा, इंसेक्टा ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने कॉकरोच के बारे में तो पढ़ा होगा, मैंने भी ये खुद भी आपको पढ़ा कर दिया है। तो कॉकरोच में हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन को नेचर ने फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, ये याद कर लीजिएगा, वहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेटामेरिज्म इज अ फीचर दैट इज रिलेटेड टू एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा बोथ, ठीक है, ये क्लैरिटी है। अगर आपको ध्यान ना हो तो फिर से एक बार कॉकरोच वाला जो चैप्टर है जब हमने वो डील किया था उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आंसर विल बी दी आंसर नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। देखिएगा एक तो आपके पास खाली है और आपके पास साथ में लिख रहा है कि न्यूमेटिक भी है। अब देखो हॉलो और न्यूमेटिक एक ही जैसी स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, खाली है, अंदर से खोखली बोन्स मिल रही हैं। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में आपको लिख कर दे रखा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत फील होगी, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि एग्जाम्पल कहां कहां के हैं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर पहली ऑप्शन लिख रखी है दैट इज ऑर्निथोराइनेकस, ऑर्निथोराइनेकस। तो ऑर्निथोराइनेकस आपके पास एक एग्जाम्पल है मैमल्स का, पहला, ठीक है। सेकंड आपके पास आती है नियोफरॉन, नियोफरॉन बेसिकली आपके पास एग्जांपल आती है दैट इज एव से। अब अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने एव्स का दूसरा नाम पढ़ा हो तो इनको बर्ड्स कहा जाता है, और बर्ड की आपके पास एक कैपेबिलिटी होती है दे कैन फ्लाई, ये क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है, उसका कारण है इनके जो 4 लिम्स होते हैं, क्या इनके जो 4 लिम्स हैं दैट हैज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और ये विंग्स आपके पास हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनिज्म को फ्लाई करने में। अब एक बात और है, मान लीजिए आपके पास ये एक तरह से ऊंची ऊंची उड़ानें भर सकते हैं, तो नेचर को इनकी बॉडी का वेट रिड्यूस करना था, तो नेचर ने क्या किया, इनकी बॉडी का वेट रिड्यूस करने के लिए
इनकी बॉडी के इनसाइड में बोन मैरो की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। अब बोन मैरो अगर ज्यादा हो जाएगी तो इंटरनल स्पेस आपके पास ज्यादा हो गया। अब इंटरनल स्पेस ज्यादा होने से खालीपन ज्यादा हो गया, और खालीपन जब बढ़ जाता है तो ऐसी बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स का नाम देते हैं। अब न्यूमेटिक बोन आपके पास एक तरह से खोखली बोन है अंदर से पूरी की पूरी, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट नहीं मिल रहा है, इसलिए वेट रिड्यूस हो जाएगा और ये बहुत आसानी से उड़ान भर सकते हैं। देखिए मैंने फिर कहा, एनिमल किंगडम के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पूरी तरह से आना जरूरी है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो यहां पर आंसर रहा, दैट इज आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। देखिए हेमिडेक्टाइलिस ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास है जो हाउस में लिजर्ड मिलती है। हाउस लिजर्ड को हम नॉर्मली हेमिडेक्टाइलिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास लिजर्ड किस में आती है, ये आती है दैट इज रेप्टाइल्स के अंदर, तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद आता है मैक्रोपस। मैक्रोपस बेसिकली नॉर्मली ये जो कंगारूज होते हैं इनको कहा जाता है, तो ये बेसिकली एग्जांपल आते हैं फिर से मैमल्स का। तो ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर है, आंसर यही रहेगा, बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये रहा जी इसका आंसर। चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय। देखिए सिंपल है, आपको दो कैटेगरीज को कंबाइन कर कर आंसर करना है कि यहां ऑप्शन के अंदर एक ऐसी कैटेगरी दे रखी है या ऑप्शन दे रखा है जो बेसिकली बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी होना चाहिए और एसिलोमिक भी होना चाहिए। अब आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है ये। पहली ऑप्शन देखिएगा दैट इज अ टीनोफोरा, सेकंड ऑप्शन आपके पास है दैट इज प्लेटीहेल्मिंथा, थर्ड है आपके पास एस्केलहेल्मिंथा, और फोर्थ है आपके पास एनलीड। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपके पास पूछा है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होना चाहिए और सेकंड आपके पास एसिलोमिक होना चाहिए। तो देखो एक चीज तो हमें ये समझ आ जाती है कि जब हम एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें। अब हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आपके पास पोरीफेरा एग्जांपल होगा, या सेकंड फाइलम जो आपको ध्यान आएगी वो है सिलेंट्रेटा, थर्ड आपके पास आ सकती है दैट इज टीनोफोरा, और फोर्थ आपको ध्यान आ सकती है दैट इज प्लेटीहेल्मिंथा। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि शुरुआत में जो फॉल्स सीलोम थी वो एस्केलहेल्मिंथा में नजर आई थी, तो एस्केलहेल्मिंथा प्लेटीहेल्मिंथा के बाद आती है। तो मीन भाई ये चार के चार फाइलम जो होंगे ये आपके पास बेसिकली एसिलोमिक होंगे। याद करके चलना ये कैसे हैं, एसिलोमिक टाइप के। लेकिन आपको एक चीज और ढूंढनी है कि इनमें से बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कौन सा है साथ में, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि एसिलोमिक ये चार आपके पास फाइलम होंगे, लेकिन हमें यह भी तो ढूंढना है इनमें से कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल कौन सा है। अब इसको कैसे ढूंढेंगे, देखिए इसका मतलब प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म ही वैसे होंगे। अब एक पोरीफेरा है, सेकंड सिलेंट्रेटा है, थर्ड टीनोफोरा है, और फोर्थ आपके पास प्लेटीहेल्मिंथा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो प्लेटीहेल्मिंथा है ये फर्स्ट बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। दीज आर दी फर्स्ट बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। अब जरा ढूंढ के देख लीजिए, यहां पर पहली ऑप्शन है आपके पास टीनोफोरा। तो टीनोफोरा कैसे हुए, ये तो हुए एसिलोमिक। तो मीन बाय आपके पास, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर से क्या है उसको भी ध्यान दो, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म प्लस आपके, यहां देखो बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म प्लस एसिलोमिक ढूंढने हैं आपको। बाइलेटरल सिमेट्री भी होनी चाहिए और एसिलोमिक भी होने चाहिए। अब देखो टीनोफोरा कैसे है, क्या वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, तो आंसर मिलता है नहीं, ये तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल नहीं है, ये तो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लेटीहेल्मिंथा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, और ये जो प्लेटीहेल्मिंथा है ये एसिलोमिक भी है और आपके पास बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी है। एसिलोमिक प्लस बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, तो आंसर आपका यही रहेगा, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये पूरी तरह से करेक्ट है। अब चलो एस्केलहेल्मिंथा देख लेते हैं। एस्केलहेल्मिंथा आपके पास में बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, ये हमें समझ आता है, लेकिन ये आपके पास कैसे हैं, सूडोसिलोमिक। क्वेश्चन में तो सूडोसिलोमिक पूछा ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है आपके पास में एनालीड। एनालीड के बारे में भी हमें पता है कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल तो है, लेकिन ये आपके पास
शाइजोसिलोमिक हैं, इसीलिए ये भी ऑप्शन आपके पास गलत हो गया। तो आंसर सिर्फ कौन सा सही है, ये वाला, दैट इज प्लेटिहेल्मिंथा बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म एंड एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है। चलिए ये भी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 में पूछा गया। देखिए आप अगर एक पैटर्न नोट कर रहे हो तो मैंने पहले ही कहा कि एनिमल किंगडम से आपके पास रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, और अगर रेपिटेशन होगा भी वो मल्टी ईयर 5 to 10 ईयर बैक का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आज की डेट में, लेकिन रेपिटेशन ज्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि नए फ्रेम्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा इस चैप्टर से मिलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा तो पूछ रहे, दो पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा। चलो ये भी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, और आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मेटामॉर्फोसिस शो करता ही नहीं है। अब देखो पहले तो ये पता होना जरूरी है कि मेटामॉर्फोसिस क्या हुई। फिर तो देखो मेटामॉर्फोसिस से आप समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट है वो थ्रू दी लार्वा होने वाली है। मीन बाय लार्वा फर्दर जब डेवलप करेंगे तो अडल्ट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। लार्वा बीच में आना ही चाहिए, अगर लार्वा नहीं आ रहा है तो उसको हम मेटामॉर्फोसिस नहीं कहेंगे। लार्वा के बाद अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो मेटामॉर्फोसिस है। चलिए आपके पास ऑप्शन देख लेते हैं, पहला स्टारफिश, सेकंड है मॉथ्स के बारे में, थर्ड लिखा गया है अर्थवॉर्म के बारे में, और फोर्थ लिखी गई है ट्यूनिकेट्स के बारे में। देखिए अब इसको कैसे समझे, स्टारफिशेस बेसिकली आपके पास इकाइनोडर्मेट है, ये इकाइनोडर्म में आती है, एक समझ आ रहा है। मॉथ बेसिकली आपके पास इंसेक्टा ग्रुप में आती है, जो आपके पास आर्थ्रोपोडा है, ये भी समझ आ रहा है। थर्ड आपके पास दैट इज अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म बेसिकली आपके पास कहां पर आती है, दैट इज एनिलीडा में, ठीक है जी। और फोर्थ है ट्यूनिकेट, ये ट्यूनिकेट आपके पास में जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। अब जरा ध्यान देना, आपके पास ये सारे के सारे एक तरह से हमने फाइलम भी लिख दिए इन ऑर्गेनिज्म के। अब एक बार सोच के देखो कि कहां पर आपने मेटामॉर्फोसिस को पढ़ा। अब एक बात ध्यान देना, जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कि लार्वा के थ्रू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, या मीन बाय लार्वा से फर्दर आपके पास अडल्ट की डेवलपमेंट होती हुई आपको नजर आएगी, तो एक वर्ड यूज किया जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो एक बार अगर आप ध्यान करें तो आपके पास जो एनेलिडा ग्रुप होती है उसमें आपके पास डायरेक्ट डेवलपमेंट नजर आती है। कोई भी लार्वा, क्या आपने अर्थवॉर्म का कभी सुना है कि अर्थवॉर्म का कोई लार्वा होता है? नहीं, इकाइनोडर्मेट में इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट होती है। जो मॉथ्स होते हैं उनमें भी बेसिकली लार्वल स्टेजेस आपको नजर आती है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में भी इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट होती है। ट्यूनिकेट जो आपके पास प्रोटोकॉर्डेट है, ये भी आपके पास लार्वल फॉर्म से डेवलप करते हुए आपके पास अडल्ट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए सिंपल आपके पास एक आंसर रहेगा, जो अर्थवॉर्म है वो आपके पास बेसिकली मेटामॉर्फोसिस का फिनोमेना नहीं शो करती है। चलिए ये भी अगर आपके पास हो गया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप। ये देखिए 2018 में पूछा गया। अब दो क्वेश्चन हो गए 2018 के, मैंने कहा एक या दो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल characterized by one is a crop and second is gizzard in its digestive system। 2018 में बहुत ही सिंप्लीफाइड टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। आपको इन चार ऑप्शन में से वो ढूंढना है जिनके पास में आपके पास क्रॉप एंड गिजर्ड उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद मिलती है। तो चलिए थोड़े दिन पहले ही जब हम कॉकरोच के बारे में डील कर रहे थे, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो हमने क्रॉप एंड गिजर्ड दोनों के बारे में डिस्कशन किया था या नहीं किया था? किया था। अब आपके पास अगर मैं कॉकरोच पूछूं तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा। और वहां पर भी कहां आएगा? इंसेक्टा में। अब जरा यहां पर एक बार ढूंढ के देखिए कि कहीं पर इंसेक्टा ग्रुप या आर्थ्रोपोडा लिखा है, तो ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉप एंड गिजर्ड
आर्थ्रोपोड के इंसेक्टा ग्रुप में कॉकरोच के अलावा भी किसी और ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है। अब वो किसमें है? वो होते हैं बर्ड्स या एव्स। देखिए आपने देखा होगा ये जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, इनको लंबी लंबी उड़ानें भरनी होती हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये सीड्स को अपने क्रॉप के अंदर स्टोर कर रख लेते हैं और उसी क्रॉप के अंदर उन स्टोर्स को थोड़ा थोड़ा कर गिजर्ड के अंदर एंटर करवाते हैं ताकि उनकी क्रशिंग हो सके और उसको वो फीड कर सके। याद करके चलिएगा, जो आपके पास क्रॉप और गिजर्ड है, फंक्शन विल रिमेन सेम, ऐसा कोई अंतर नहीं आने वाला है। क्योंकि कॉकरोच की बॉडी के अंदर भी क्रॉप का काम होता है स्टोरेज ऑफ द फूड करना, गिजर्ड का काम होता है उसको क्रश करना। सेम बर्ड की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर भी क्रॉप और गिजर्ड का रोल बिल्कुल सेम रहेगा। क्रॉप अकमुलेशन ऑफ सीड करने का काम करेगी, गिजर्ड उसको क्रश करने का काम करती है। तो ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि बर्ड्स और एव्स की बॉडी के अंदर भी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजर्ड मिलेगा। तो याद करके चलिएगा, यहां पर आप एग्जांपल के तौर के ऊपर देख भी सकते हैं, ये जो ऑप्शन नंबर सी है इट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो याद कर लेना, एव्स के अलावा जो इंसेक्टा ग्रुप है जिसमें एग्जांपल हमने पढ़ा था दैट इज कॉकरोच के बारे में, यहां पर स्पेसिफिकली आप मेंशन कर लिख सकते हैं कि एव्स और इंसेक्टा ग्रुप में क्रॉप एंड गिजर्ड दोनों फीचर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में नजर आएंगे। चलो जी एक और देख लेते हैं। देखो क्या लिखता है, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट होम्योथर्मिक। ठीक है जी, आपको ये चार ऑप्शन दिखे होंगे, चार ऑप्शन में से आपको ये ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होम्योथर्मिक नहीं है। है नहीं है, वो ऑप्शन ढूंढनी है। चलें तो बहुत आसान है ढूंढना, तो चलेंगे ये चलिएगा जी। चलो पहला है सिटिकुला, सेकंड आती है मैक्रोपस, थर्ड आती है कैमलियस और फोर्थ आती है आपके पास चीलॉन। ठीक है, बड़ा आसान है। पहले तो एक चीज समझ लें कि ये चीज है क्या, ठीक है, तब तो आपको आंसर आए। चलो तो देखो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक वार्म ब्लडेड और सेकंड होते हैं कोल्ड ब्लडेड। दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वार्म ब्लडेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको होम्योथर्मिक कहा जाता है, होम्योथर्मिक, ठीक है। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको पोइकिलोथर्मिक कहा जाता है। अब इससे क्या समझते हैं, होम्योथर्मिक का मतलब हुआ वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट रखने की क्षमता रखते हैं। जैसे ये समझ लीजिए, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नेचर के द्वारा एकदम सेट कर दिया गया है, ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या मान लीजिए जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है, मान लो अभी समर आ रहे हैं, तो समर के दौरान में क्या बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है? होता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एज एन थर्मो रेगुलेटरी सेंटर बिहेव करती है, जिसका ये काम है नेचर के द्वारा दे दिया गया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ने नहीं देगा। उस बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा मजबूर किया गया था आपके स्वेट ग्लैंड्स को कि वो एक्टिवेट हो जाएं और स्वेटिंग करवाना शुरू कर दें। तो उस समय होगा क्या, वाटर का भी लॉस होगा, सॉल्ट का भी लॉस होगा। जब वाटर इवेपोरेट करेगा तो बॉडी आपकी ठंडी पड़ जाएगी, और बॉडी जब ठंडी पड़ जाएगी तो अगर बॉडी का टेम्परेचर धीरे से बढ़ भी गया होगा तो वापस से फॉल डाउन होकर उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आ जाएगा जहां पर 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये क्षमता रहती है कि वो बॉडी के टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आने देंगे, उन ऑर्गेनिज्म को होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब है कौन है होम्योथर्मिक? दो कैटेगरीज, एक फाइलम आपके पास में मैमल वाला और सेकंड आपके पास में दैट इज एव्स वाला। बर्ड्स एंड मैमल्स आर द स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ द होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो आपके पास चिलॉन है, ये चिलॉन बेसिकली आपके पास अपनी बॉडी का टेम्परेचर
मेंटेन कर रखता है, ये हमें ध्यान करके चले। तो एग्जांपल ऑप्शन नंबर जो 4 होगी वो बिल्कुल करेक्ट रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। देखिए क्या लिखता है, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स, आपको इनमें से जो आपके पास 4 ऑप्शन होंगी उनमें से एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जो कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट के अंदर पाया जा सकता है। ठीक है, वो नहीं ढूंढना जो पाया नहीं जा सकता है। मीन बाय हमें एक ऐसा स्पेसिफिक एक ऑप्शन यहां से ढूंढनी है जहां पर आपके पास कॉमन फीचर कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट में हमें मिल जाए। चलिए ऑप्शन दे रखे हैं, ढूंढने की ट्राई तो पक्का करेंगे। चलिएगा, पहली ऑप्शन लिखी है वेंट्रल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड है। देखिए अगर आपको ध्यान हो एक चीज के बारे में, तो आपने एक स्पेसिफिक चीज पढ़ी थी। आपने क्या पढ़ा था, एक होते हैं कॉर्डेट और सेकंड होते हैं अच्छा जी। तो आपके पास जब नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बारे में आपने पढ़ा था, तो आपने एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलरली चार्ट दे रखा है, वहां पे ना डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के। कौन बताएगा? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के स्पेसिफिक आपके पास वहां पर फीचर लिखे हुए हैं एनिमल किंगडम में, जो डिफरेंसेस हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का। रश्मि बताएंगे। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के स्पेसिफिक आपके पास डिफरेंसेस लिखे गए हैं एनिमल किंगडम के, जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को डिफरेंशिएट करते हैं। बबीता जी। Sir, in chordate, notochord is present, हाँ ठीक है, and in non-chordate, notochord is absent. बिल्कुल सही। अच्छा एक हो गया, एक हो गया ना, और भी तो होंगे। Sir, all non-chordates are cold-blooded. ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कॉर्डेट सभी के सभी आपके पास कोल्ड ब्लडेड है या मैक्सिमली कोल्ड ब्लडेड है? Sir, देखो both बहुत, warm-blooded and cold-blooded. क्या कहा मैंने सुना नहीं, फिर से एक बार। Sir, both warm-blooded and cold-blooded. हो सकते हैं, बिल्कुल सही है दोनों, लेकिन मैक्सिमम क्या होंगे? कॉर्डेट में भी Warm, मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड warm. या वार्म ब्लडेड? अभी तो मैंने बताया, मैंने कहा कि कॉर्डेट में अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो जो एव्स या बर्ड का कॉलम आती है या मैमल का कॉलम आता है, वही तो बेसिकली Warm-blooded. होम्योथर्मिक है। और तो सभी के सभी कैसे होंगे, पोइक्लोथर्मिक, मीन बाय कोल्ड ब्लडेड है। हाँ या ना? Yes, sir. बिल्कुल। अच्छा ये तो एग्जाम्पल, अब देखो चलो कोई बात नहीं, हम यहां डील कर लेते हैं। देखो यहां क्या लिखा है, वेंट्रल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड है। अब देखो नर्व कॉर्ड के लिए दूसरा वर्ड नोटोकॉर्ड है, नोटो कॉर्ड को ही नर्व कॉर्ड कहा जाता है। अब देखो आप अगर एनसीईआरटी की चीज निकालेंगे तो वहां पर लिखा है कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन वो नोटोकॉर्ड आपके पास अगर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, फिर से सुनिएगा, अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है तो उनको वर्टिब्रेट कहा जाता है। लेकिन अगर आपके पास उस नोटोकॉर्ड की कन्वर्जन वर्टिब्रे में नहीं हुई है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम नॉन वर्टिब्रेट बोलते हैं। और नॉन वर्टिब्रेट में हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं जिनको प्रोटोकॉर्डेट कहा जाता है। और उन प्रोटोकॉर्डेट में भी 2 कैटेगरीज को पढ़ा जाता है, ठीक है। एक यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट थी, और जो सिफेलोकॉर्डेट थे उनमें हेड टू टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हमने वर्ड ये यूज किया है
कि वेंट्रल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड है, तो ये तो स्पेसिफिक फीचर सिर्फ कॉर्डेट को हुआ, ये नॉन कॉर्डेट का तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब हमें ये मालूम है कि हेमिकॉर्डेट जो होते हैं वो तो आपके पास कॉर्डेट की कैटेगरी में आए ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको स्पेसिफिकली डिफाइन किया कि कॉर्डेट में हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अभी पता है ना मैंने आपको कि एक आपके पास में वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नॉन वर्टिब्रेट बोलते हैं और दूसरे वर्टिब्रेट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कॉर्डेट में तो हेमिकॉर्डेट नहीं आए, तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं नॉन कॉर्डेट के अंदर। तो आपके पास में ये वाला ऑप्शन दोनों में तो नहीं है, ये वाला फीचर ना हेमिकॉर्डेट में है ना तो ये बेसिकली आपके पास कॉर्डेट के साथ ज्वाइन कर रहा है, तो इसको तो नहीं मानेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं, फेरिंग्स विद गिल स्लिट। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो ये भी फीचर आपके पास कॉर्डेट का होता है। कॉर्डेट में आपके पास फेरिंग्स के साथ गिल स्लिट मिलती हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां देखिए एक ऑप्शन और लिखी है, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट। क्या लिखा है, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट। अब देखो, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट इज एन फीचर ऑफ नॉन कॉर्डेट। Pharynx without gill slit is an example of the non chordate। मीन बाय आपके पास कॉर्डेट के अंदर तो ये चीज नहीं होगी, तो मीन बाय ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन भी अभी के लिए मानकर चल रहे हैं कि ये भी गलत है, क्योंकि कॉमन तो ये भी नहीं है। तीसरा देखो, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको तो कहते हैं हम नॉन कॉर्डेट है। तो मीन बाय ये भी कॉर्डेट के साथ में फीचर कंबाइन नहीं हुआ। अब मान लो अगर ये भी टोटली गलत है तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच रही है जो करेक्ट हो सकती है, वो है आपके पास दैट इज फेरिंग्स विद गिल स्लिट। हमें ये तो मालूम है ही है कि कॉर्डेट में आपके पास में फेरिंग्स के साथ में गिल स्लिट होते हैं, टोटल क्वांटिटी आपके पास 6 होती है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती जाती है, इन 6 फेरिंजियल गिल स्लिट से 5 ही फेरिंजियल गिल स्लिट बच जाती हैं। 1 2 3 4 एंड 6, फिफ्थ वाली जो फेरिंजियल गिल स्लिट होती है वो आपके डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम हेमिकॉर्डेट के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेट की कैटेगरी में ही डाला जाता था। उसका कारण ही यही था कि जो आपके पास इनका फेरिंग्स था उनमें गिल स्लिट मिलते थे। आज की डेट में क्योंकि एक स्पेसिफिक करेक्टर मिल रहा है और करेक्टर उसमें एब्सेंट थे, क्योंकि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें जिस स्पेसिफिक फीचर को देखना था वो सिर्फ नोटोकॉर्ड थी, जबकि हेमिकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं थी, इसीलिए उनको नॉन कॉर्डेट की कैटेगरी में डाला गया बाद में निकालकर। ये चीज ध्यान दीजिएगा, पहले अदरवाइज हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेट की कैटेगरी में पढ़ा जाता था, क्योंकि ये जो फीचर है फेरिंग्स में गिल स्लिट का मिलना ये मौजूद था हेमिकॉर्डेट में। लेकिन यहां से एक चीज समझ आती है, ये समझ आती है कॉर्डेट की डेवलपमेंट हेमिकॉर्डेट से ही हुई है। अब एक बात और समझ आती है कि अगर मान लीजिए एक नॉन कॉर्डेट के पूरी कैटेगरी को देखें, चाहे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथा, एस्कल हेल्मिंथा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट। अब इकाइनोडर्मेट के बाद आपके पास में ये पर्टिकुलर फाइलम आया दैट इज हेमिकॉर्डेट, और उसके बाद हम कॉर्डेट के बारे में पढ़ते हैं। मीन बाय जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्शन है वो हेमिकॉर्डेट है, क्योंकि हेमिकॉर्डेट में एक स्पेसिफिक फीचर कॉर्डेट का है और ज्यादातर फीचर उसके पास नॉन कॉर्डेट हैं, इसीलिए हेमिकॉर्डेट को कनेक्टिंग लिंक बताया जाता है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का। एम आई क्लियर? तो ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज सेकंड नंबर का ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये समझ आया कि मैंने कैसे बताया? चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया है। देखो, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल। देखिए पहले देख लीजिएगा, वर्ड है एक्वेटिक, और ये देखिए नीट 2017 में फिर से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए नीट 2017 में एक क्वेश्चन अभी देखा और एक क्वेश्चन अभी फिर से देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन नहीं मिल रहा आपको। अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया 3 क्वेश्चन नहीं आए हैं किसी भी ईयर में मैक्सिमली आपके पास एनिमल किंगडम से, और अब तो एक ही आता है, 2 भी नहीं आते हैं। फिर से देख लीजिएगा, आपको वो पेयर यहां पर या वो कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं जो एक्वेटिक मैमल के आपके पास ऑप्शंस हैं। चलिए जी ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं, इसको एक बार देखें, पढ़ें और आंसर दें। तो ये बहुत आसान है, ये तो सबके सब कर सकते हैं।
बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसको तो करना। हाँ जी रश्मि जी बता दो, आंसर बता दो। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। चलिए मुझे ये बता दो कि ये जो बी सी और डी है इनमें आंसर क्यों नहीं है वो। अगर आपने ये कहा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तो मुझे ये बता दो कि बी सी और डी में क्या गलती है, क्योंकि तुक्का तो नहीं लगाएंगे ना। तो बता दो बी सी और डी वाली ऑप्शन में क्या गलत है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि तुक्का लगा दिया, ठीक है। तो तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा। देखो यहां देखना जरा, एक ऑप्शन, इस वाली ऑप्शन और इस वाली ऑप्शन को देखो, यहां पर दो चीजें कॉमन है। कॉमन क्या है जरा देखो, एक ट्राइगोन, यहां भी ट्राइगोन, ठीक है। सील, यहां भी सील, ये कॉमन हो गया। लेकिन जरा ध्यान दो, ट्राइगोन जब आपने पढ़ा होगा तो ट्राइगोन बेसिकली क्या मैमल में पढ़े जाते हैं? ये तो पढ़े जाते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज में, कार्टिलेजिनस फिश हैं ये, ठीक है। अब देखो दूसरा, यहां पर भी सील, यहां डॉल्फिन, यहां देखो, यहां आपके पास डॉल्फिन, यहां पर सील। ए और डी में डॉल्फिन और सील जो है वो कॉमन चीज है, लेकिन यहां फिर देखो, यहां शार्क है और यहां वेल है। तो शार्क फिर से क्या चीज है? ये भी तो कॉन्ड्रिकेथाइसी होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। तो यहां देखो गए, तो इसमें ट्राइगॉन ट्राइगॉन ये कार्टिलेजिनस फिश, और इसमें शार्क जो है वो भी कार्ट। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं फिर बता दूं, कार्टिलेजिनस फिशेज की जो आपके पास एंडोस्केलेटन होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है कार्टिलेज से। इसीलिए उनको कॉन्ड्रिकेथाइस वर्ड यूज किया जाता है। कार्टिलेजिनस फिशेज के लिए वर्ड कॉन्ड्रिकेथाइस यूज किया। कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो वर्ड हमने पढ़ा था किससे रिलेट करती है? कार्टिलेज से रिलेट करती है। तो इनकी जो एंडोस्केलेटन होती है वो कार्टिलेजिनस होती है। नेचर के द्वारा कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बनाने का एक पर्पस और था, क्योंकि हमें ये मालूम है जो कार्टिलेज होती है वो प्लाइबल स्ट्रक्चर होती है। तो और दूसरी बात, नेचर के द्वारा जो कार्टिलेजिनस फिशेज को बनाया गया है वो उनका जो आपके पास साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब साइज ज्यादा है, सोचो किसी ऑर्गेनिज्म का साइज ज्यादा है तो उसका भार ज्यादा हो गया। अब सोचो अगर मान लेते हैं कि उनके द्वारा आपके पास एक कार्टिलेज की जगह बोन दे दी जाती, तो क्या उनकी बॉडी का वेट रिड्यूस होता कि ज्यादा होता? पल्लवी जी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वेट ज्यादा होता या कम हो जाता अगर मान लो कार्टिलेज की जगह नेचर के द्वारा बोन दे दी जाती? तो सर ज्यादा होता, ज्यादा हो जाता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल जब कार्टिलेज में लगातार डिपॉजिट करते हैं तो वही तो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट करती है। तो सोचो नेचर को ये मालूम है कि पहले से ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ज्यादा है, तो नेचर को ये भी तो कोशिश करनी पड़ेगी कि उसका भार अभी भी थोड़ा कम कर कर रखे, चाहे कोई और मैकेनिज्म। अब सोचो आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाए और मैं आपको कहूं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, तो क्या आप नॉर्मली आसानी से मूव कर पाएंगे? नो सर। नहीं मूव कर सकते। अब सोचो कि बहुत बड़ी फिशेज हैं जिनका साइज ज्यादा है, तो नेचर को पानी के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को मूव करवाना है और उनका पहले से बॉडी वेट ज्यादा है, तो नेचर ने एक कोशिश तो ये कर ली है कि बोन नहीं देकर उनको दिया कार्टिलेज और स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि वो उस पानी के फ्लो को आसानी से काटते हुए आगे की ओर को जा सके। क्योंकि नेचर ने उनका बॉडी वेट रिड्यूस करने के लिए कार्टिलेज दी है। और एक ध्यान दीजिएगा, कार्टिलेज प्लाइबल स्ट्रक्चर है, वो इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है, वो रिजिड टाइप की स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए वो आसानी से मूव कर लेती है। दूसरा, ये जो आपके पास कॉन्ड्रिकेथाइस होती है, नेचर के द्वारा इनको एयर ब्लैडर नहीं दिया जाता है। अब एयर ब्लैडर ना होने से नुकसान ये है कि इन ऑर्गेनिज्म को लगातार स्विम करना पड़ेगा। अगर ये स्विम करने से रुक गए तो ये बॉटम पर सिंक हो जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट खासियत जो कॉन्ड्रिकेथाइस में आपको नजर आएगी, ऑपरकुलम एब्सेंट होती है। अब ऑपरकुलम एब्सेंट होने से इनको एक फायदा है जो नेचर के द्वारा दिया गया, क्योंकि जितनी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं ये एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर में मिलती हैं। मैक्सिमम 99.99% कार्टिलेजिनस फिशेज आपको मेरीन वाटर में, तो खारा ही पानी पिएंगी
और जब वो आपके पास खारे ही पानी को पीती हैं तो इनका लगातार इनकी बॉडी से लगातार सॉल्ट को एक्सक्रीट करना पड़ेगा। अदरवाइज हाइपरटोनिसिटी आपके पास जब इनकी बॉडी में बढ़ रही होगी तो सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, और ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो सॉल्ट को एलिमिनेट करने के लिए नेचर के द्वारा जो बॉडी की कवरिंग होती है दैट इज ऑपरकुलम, उसको रिलीज कर दिया गया। इसीलिए इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होती है वो यूरिया रहती है। इसीलिए ऑर्गेनिज्म उस खारे पानी में भी सर्वाइव कर रहा है। पानी पीने को तो खारा ही पी रहा है, लेकिन एलिमिनेशन भी उसी खारे सॉल्ट की कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिया, इसीलिए वो सर्वाइव कर लेते हैं। अब सिंपल है जी, यहां पर आपके जो पहला ऑप्शन है दैट इज ब्लू व्हेल्स, डॉल्फिन और सील्स, ये आपके पास मैमल हैं और ये भी एक्वेटिक मैमल्स हैं। ये चीज ध्यान करके चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट। तो तुक्का नहीं लगाएंगे। तुक्का लगाने वाली बात तब आती है कि मान लीजिए आपके 80 to 85 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, अब आपको पता है चलो मेरी गलती हो भी जाएगी तो कितनी गलती होगी, तो तुक्का लगा कर दे, ऐसे नहीं लगाएंगे। चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। अच्छा एक बात बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है हॉर्स के इवोल्यूशन से रिलेटेड, ये डिलीट कर दिया गया है, तो उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि आपके पास जो हॉर्स का ऑर्डर है वो आपके पास पेरिसोडेक्टेला से हम रिलेट करते हैं, ये चीज ध्यान देना। वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, ये अब आपके कोर्स से बाहर हो चुका है ये टॉपिक, इसीलिए हम इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। चलें, वेट चलेगा। ये रहा जी क्वेश्चन, देखिए दिखाई पड़ रहा है ना वो आप से। चलिएगा देखिए, इन केस ऑफ पोरिफेरेंस, ठीक है, द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा है, पोरिफेरन के केसेस में स्पॉन्जोसील जो है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स के द्वारा लाइन की जाती है, उसका नाम बताइए, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन थी आपके पास ऑस्कुला, सेकंड आपके पास कोइनोसाइट्स, थर्ड आपके पास मीजनकाइमल सेल एंड फोर्थ इज दी ऑस्टिया, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन केस ऑफ पोरिफेरन स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल, तो आपको उन फ्लैजिलेटेड सेल्स का नाम बताना है जो स्पॉन्जोसील्स को हमें लाइन कर देते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपने पोरिफेरा के बारे में पढ़ा हो तो इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर आपको पोर्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? पोर्स नजर आते हैं, और इन पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ऑस्टिया बोला जाता है। दिस ऑर्गेनिज्म इज ओनली हैविंग अ सिंगल कैविटी, और यही कैविटी आपके पास में, इसके थ्रू आपके पास जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट आपके पास इसी पर्टिकुलर ओपनिंग से बाहर आता है, इसको ऑस्कुलम कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम है। अब ऐसा समझ लीजिए कि ये जो ऑस्टिया हैं ये आपके पास इंटरकनेक्ट करते हैं इनटू द इंटरनल कैविटी। मान लीजिए ये आपके पास पोर्स थे, इन पोर से खासियत क्या हो, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ज्यादातर मेरीन वाटर में रहते हैं, तो आपके पास पानी इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आएगा। तो जितना भी फीडिंग रिसोर्स है वो भी इसी पोर के थ्रू जाएगा, जितनी गैसियस एक्सचेंज होगी वो भी इन्हीं पोर के थ्रू। लेकिन सेंटर में आपके पास एक कॉनकेविटी के साथ ये ट्यूब्स आपको अलाइन होती हुई नजर आ रही है, ऐसे ऐसे समझ लो। अब ध्यान देना क्या कह रहे हैं। अब ऐसे है, ये हो गया,
तो ये ओपनिंग आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये जो सेंटर है इसको स्पॉन्जोसील कहा, स्पॉन्जोसील कही जाती है। अब स्पॉन्जोसील में देखिए क्या है, ये कह रहा है कि स्पॉन्जोसील को हम एक फ्लैजिलेटेड सेल से नेचर के द्वारा लाइंड देखते हैं, ठीक है। अब ये फ्लैजिलेटेड जो सेल्स हैं इनका नाम बताइए, मीन बाय वो सेल का नाम बताइए जो स्पॉन्जोसील की लाइनिंग में आपके पास इस फ्लैजिला के अराइज होने में मदद करते हैं। तो सेल का कोई ना कोई नाम तो होगा जहां से फ्लैजिला अराइज करेगा, तो कोई बताएगा कि वो सेल कौन सा है? कोई बता सकता है? यहां ऑप्शन लिखा है, ऑप्शंस लिखे हैं, आपको इनमें से एक चूज करना है। तो देखो पहला ये डी ऑप्शन में ऑस्टिया, ये तो गलत हो गया क्योंकि ऑस्टियो तो सिर्फ पानी की एंट्री और जितने भी फीडिंग रिसोर्स है उसकी एंट्री कराना है, गैसेस की एंट्री करवाना है, एक्सचेंज कराने मत करेंगे। तो ऑस्टियो तो इसका आंसर नहीं हुआ। दूसरा ऑस्कुलम था, ऑस्कुलम तो इन ऑर्गेनिज्म का एज एन बेसिकली एनस बिहेव कर रहा है क्योंकि यहां एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आ रहा है, तो ऑस्कुलम भी बिल्कुल आंसर नहीं होगा। तीसरे आते हैं आपके पास दैट इज कोइनोसाइट, और यहां पर एक ऑप्शन थी मीजनकाइमल सेल। देखिए मीजनकाइमल जो सेल होते हैं इन ऑर्गेनिज्म के वो टोटीपोटेंट टाइप के सेल होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। तो मीन बाय मीजनकाइमल सेल भी आंसर नहीं होगा, एक ही आंसर है दैट इज कोइनोसाइट। ये कोइनोसाइट आपके पास स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं और इन्हीं कोइनोसाइट से आपके पास फ्लैजिला अराइज होते हैं। अब जब फ्लैजिला लगातार वाइब्रेट करेगा तो आपके पास एक करंट प्रोड्यूस करता है ताकि आपके पास जो वाटर है इस ऑर्गेनिज्म के स्पॉन्जोसील में आपके पास एंटर कर सके, अदरवाइज एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन जो हम डील करेंगे आज के लिए। देखिए क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये रही जी 4 ऑप्शंस, आप एक बार इनको पढ़िए, बहुत आसान है और आपको आंसर करना है। देखिए पहला ऑप्शन, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, all cyclostomoid do not possess jaws and paired fins. Third, all reptiles have 3-chambered heart. Fourth option है, all Pisces have gills covered by an operculum. चलिए एक एक कर आंसर करने की हम ट्राई करेंगे कि कौन सा सही कौन सा गलत। तो क्या लिखता है, बोलता है सभी के सभी जो मैमल्स होते हैं तो विविपेरस होते हैं। हाँ, मैमल का एक फीचर विविपेरी हो सकता है, मीन बाय दे आर गिविंग बर्थ टू द यंग वंस डायरेक्टली विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द लार्वा। लार्वा या एग की फॉर्मेशन आपको मैमल्स में ज्यादातर नजर नहीं आती है, लेकिन यहां पर यह लिखा है कि सभी के सभी मैमल ही विविपेरस होते हैं, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमें यह मालूम है ऑर्निथोराइनिकस जिसको हम डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं, ये तो बेसिकली आपके पास कैसा होता है, ये तो एग लेइंग है। कैसा है, एग लेइंग, और एग लेइंग को हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। तो इसका मतलब पहले वाली ऑप्शन तो गलत हो गई क्योंकि हमें तो करेक्ट आंसर ढूंढना है। चलिए और ढूंढ लेते हैं। सेकंड, ऑल साइक्लोस्टोमेट डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। अब देखिए पेयर्ड फिन आपके पास स्पेसिफिकली फिन्स किसका एग्जांपल होते हैं, फिन्स किस में मिलते हैं, फिन्स तो आपको फिशेस में मिलते हैं।